हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं आपकी साइंस टीचर श्वेता मैम। बच्चों, क्लास 10th में चैप्टर वन के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं बता रही हूँ आपको। और पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था 25 क्वेश्चंस, और आज उसके आगे कुछ कंटिन्यू कर रही हूँ और टोटल हमारे हो जाएंगे 37 क्वेश्चंस। 37 क्वेश्चंस हमारे इस फर्स्ट चैप्टर से हैं डन। ओके, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बहुत अच्छी तरीके से आपको पढ़ के ही जाना है। 1 मार्क्स के एटलीस्ट सारे क्वेश्चन इसमें आ गए हैं। और अगर कोई क्वेश्चन जैसे पूछ रहा है ना, तो जरूरी नहीं है कि वो उसी तरीके से उसी सेंटेंसेस में पूछे। हो सकता है कि क्वेश्चंस को थोड़ा सा घुमा दे, लेकिन आपको समझना है कि वो क्वेश्चन है यही, ओके, उसी को थोड़ा सा घुमा करके पूछ रहा है। तो बात को वहां पर थोड़ा समझ करके और बहुत ही पेशेंस के साथ, बिना घबराए, घबराना नहीं है एग्जाम में, बिना घबराए आराम से सोचना कि क्या हमने ये पढ़ा है, और उसके बाद आराम से क्लियरली आंसर देना। ओके, तो चैप्टर 1 सबसे जो होता है ना एग्जाम में, वो होता है घबराना। घबरा जाते हैं बच्चे सब फर्स्ट टाइम जब पेपर देखते हैं, और उसको पेपर आपने देखा और उसके बाद, चलो मैं आपको एग्जाम के बारे में बाद में बताऊंगी, ठीक है। तो चलिए देखिए, चैप्टर 1 के अब हम ये कर रहे हैं लास्ट, है ना, हमारे ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो जाएंगे। उसके बाद स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2। चैप्टर 2 से स्टार्ट करेंगे। मैंने आपको बताया था पूरे साइंस में हम ऑलमोस्ट 400 क्वेश्चंस करेंगे, और इतना बहुत है, बहुत सफिशियंट है। इसके बाद आपका एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। तो बच्चों, इसमें है हमारा क्वेश्चन नंबर 26। देखो क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है। MnO2 + 4 HCl, है ना, गिव राइज टू MnCl2 + 2 H2O और + Cl2। इसमें कह रहा है एजेंट के बारे में पूछ रहा है। मैंने आपको बताया था कि दो तरीके के एजेंट होते हैं, एक होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और दूसरा होता है रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? वह एजेंट जो कि ऑक्सीडेशन करवाता है, यानी कि वो खुद उसका खुद का ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है ना, सामने वाले का जो ऑक्सीडेशन करवा रहा है। यानी कि जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, ठीक है, उनका खुद क्या होता है? खुद उनका तो रिडक्शन होता है। ओके, वो यहाँ खड़े हैं और सामने से देख रहे हैं, ताली बजा रहे हैं कि उसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो बगल वाले का ऑक्सीडेशन होगा। अगर बगल वाले का ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है, तो उसके बगल वाला जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है, उसके बगल वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, ठीक है। रिडक्शन में भी ऐसे ही होता है कि जिसका रिडक्शन हो रहा है ना, वो रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है, उसके बगल वाला ताली बजा रहा है कि तेरा रिडक्शन हो रहा है ना, ये मैं एजेंट हूं, मैंने ही ये करवाया है, ठीक है। तो ये क्या कहलाएंगे? रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएंगे। यानी कि जिसके साथ हादसा हो रहा है, उसने वो हादसा अपने साथ नहीं करवाया है, करवाने वाला कोई और है, ठीक है, जो बाहर से ताली बजा रहा है, तो उसका जस्ट अपोजिट होगा। ओके, अब यहां पर देखो, कह रहा है MnO2 4Cl 4 HCl MnCl2 2 H2O और + Cl2। कह रहा है इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है। ओके, अब इस रिएक्शन में कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसके लिए आपको ये भी समझना पड़ेगा कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ऑक्सीडेशन होता क्या है। अभी ऑक्सीडेशन की बात कर रहा है ना, तो सिर्फ हम ऑक्सीडेशन समझेंगे। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन का आकर के जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना, ठीक है। ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना, ये दोनों ही क्या है? ऑक्सीडेशन है। तो दोनों में से देखो कि क्या चीज किसके साथ हो रहा है, ठीक है। अब देखो, ऑक्सीजन इसके साथ तो जुड़ा ही है ना। Mn के साथ अगर आप देखेंगे तो Mn के साथ तो ऑक्सीजन जुड़ा ही है, और इधर ऑक्सीजन निकल गया, मतलब ऑक्सीजन के जुड़ने वाला डेफिनेशन यहाँ पर सूट नहीं हो रहा है, ठीक है। ऑक्सीजन जुड़ नहीं रहा है ना, तो हम दूसरा वाला डेफिनेशन यूज करेंगे। हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीजन का जुड़ना भी ऑक्सीडेशन है, और हाइड्रोजन का निकलना भी ऑक्सीडेशन है। अब देखो हाइड्रोजन कहाँ से निकल रहा है। इस Cl को जरा देखिए आप ध्यान से, इस Cl के पास यहाँ पर हाइड्रोजन पहले है, ठीक है, और इस Cl के पास क्या अब आपको हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है? नहीं। यानी कि यहाँ Cl से उधर जाते जाते हाइड्रोजन Cl से निकल चुका है। तो हाइड्रोजन का निकलना, ये भी क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन कहलाता है, ठीक है। मतलब इन दोनों में से ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? ओके, ये तो O2 इसके पास था, ऑक्सीजन का जुड़ना तो हुआ नहीं, है ना, क्योंकि इसके पास ऑक्सीजन जुड़ा था, बल्कि ऑक्सीजन निकल गया, तो ऑक्सीजन वाला डेफिनेशन काम आया नहीं। हमने हाइड्रोजन वाले डेफिनेशन को इस्तेमाल किया कि हाइड्रोजन का निकलना भी ऑक्सीडेशन होता है, और हम देख रहे हैं कि HCl से हाइड्रोजन निकल गया, यानी कि ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? HCl का हो रहा है।
यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है HCl का और बगल में कौन खड़ा है MnO2। MnO2 का ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है HCl का हो रहा है। तो MnO2 क्या कर रहा है, बैठ के क्लैप कर रहा है। ठीक है ठीक है, ये ऑक्सीडेशन जो तेरे साथ हो रहा है ना वो मैंने ही कराया है। तो ये MnO2 क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं ना वो तमाशा देखने वाले होते हैं, मतलब बगल वाले का ऑक्सीडेशन हो रहा है और ये जो खड़े होकर के क्लैपिंग कर रहे हैं ना वो होते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, इसी तरीके से अगर रिड्यूसिंग पूछेगा तो आप रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में भी बता देना। ओके, तो इसमें आपसे कहेगा कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, तो हम कहेंगे हमारा MnO2 जो है वो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, ये हो जाएगा इसका आंसर, MnO2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हो गया हमारा 26 क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है Mg डिजोल्व इन हॉट वाटर, है ना। अगर मैग्नीशियम गर्म पानी में डिजोल्व हो जाता है तो डिजोल्व होकर के क्या बनाता है। देखो Mg जो है वो भाई है किसका, Ca का, कैल्शियम का। कैल्शियम जब पानी में डिजोल्व होता है तो क्या बनाता है, आपने पढ़ा था ना क्विकलाइम, है ना, और स्लैगलाइम। तो जैसे वहां पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है बिल्कुल वैसे ही जब Mg भी गर्म पानी में डिजोल्व होगा हॉट वाटर में तो ये अपना हाइड्रोक्साइड बनाता है। OH को हम बोलते हैं हाइड्रोक्साइड, तो ये क्या बनाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। ओके, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 27। वाटर गैस कहा जा रहा है, वाटर गैस क्या होता है। ठीक है, तो वाटर गैस, अब आपको लगेगा कि वाटर गैस का मतलब क्या है, वाटर वेपर की बात हो रही है। नहीं, वाटर गैस बनाया जाता है बेटा, है ना। ये आप पढ़ेंगे क्लास 11th में कि वाटर गैस कैसे बनाया जाता है। गर्म कोयले पर किस तरीके से वेपर हम भेजते हैं और किस तरीके से वाटर गैस बनता है। वाटर गैस जो होता है वो दो का कॉम्बिनेशन होता है। वो क्या होता है, एक CO कार्बन मोनोऑक्साइड और दूसरा होता है H2। ठीक है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को एक साथ मिलाकर के बोला जाता है वाटर गैस। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे हैं, है ना, आपको याद करना है ये सारे क्वेश्चंस। नेक्स्ट है फूड प्रिजर्विंग केमिकल। अब देखो फूड प्रिजर्विंग केमिकल में कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। किसी फूड को यहाँ पर एग्जाम्पल में ले सकता है कि बटर को हमको प्रिजर्व करना है, हम यहाँ पर कौन सा उसमें केमिकल डाल के रखें जिससे से कि हमारा बटर बहुत दिनों तक सेफ रहे, या दूसरे भी किसी फूड आइटम की बात कर सकता है। इसलिए मैंने यहाँ पर फूड लिखा है। फूड की जगह पर आप चेंज कर सकते हैं, एग्जाम में हो सकता है थोड़ा घुमा दे। ओके, तो फूड प्रिजर्वेशन केमिकल कौन सा होता है जो उसको प्रिजर्व करता है, सुरक्षित रहता है। आप देखते हैं ना मार्केट में बहुत सारे ऐसे फूड आइटम आते हैं जो कि बहुत दिनों तक सेफ रहते हैं। तो सेफ रखने के लिए उसमें क्या डाला जाता है, उसमें डाला जाता है सोडियम बेंजोएट। ठीक है, क्या डालते हैं हम, सोडियम बेंजोएट। ओके, इस केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है और यही है हमारा फूड प्रिजर्वेटिंग केमिकल। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। फिर Mg रिबन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है Mg रिबन, है ना। Mg रिबन इज बर्न इन एयर एज फॉर्म, और जो ये एयर के साथ बर्न करता है और ये एज बनाता है। ठीक है, फॉर्म एस, है ना। जो एस बना रहा है, एस का मतलब क्या होता है, एस मतलब होता है राख। ठीक है, Mg रिबन, एक क्वेश्चन आपके लॉन्ग क्वेश्चन में भी है ना कि Mg मैग्नीशियम के रिबन को जलाने से पहले उसको अच्छी तरीके से क्लीन करना क्यों जरूरी है। ये वाला भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ पर वही कह रहा है कि ठीक है आपने क्लीन कर लिया और जलाया, जलाने के बाद जो उसकी राख बनती है उस राख का, उस एस का, राख मतलब एस मतलब राख, उस राख का कलर क्या होगा। तो आप देखते हैं वैसे जनरली भी राख का कलर क्या होता है, हाँ राख, कुछ राख जो होते हैं वो ब्लैक कलर के होते हैं और कुछ जो होते हैं वो ज़्यादा जो पूरी तरह से जल जाते हैं वो व्हाइट कलर के होते हैं। तो ये राख जो होगा ये भी क्या होगा, ये व्हाइट कलर का होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है, ये एक आपको इक्वेशन दिया गया है और इसमें कह रहा है एक्स वाई और जेड की वैल्यू बताइए। अब देखो यहाँ पर मैंने ये एक इक्वेशन रखा है, इसका मतलब ये है कि इस तरीके के दूसरे भी आ सकते हैं। आपको बैलेंसिंग आनी चाहिए, रिएक्शंस को बैलेंस करना आना चाहिए बस। ठीक है, फिर आप आराम से कर लेंगे। अब इसमें देखो क्या करना है, एक्स मतलब क्या, वाई मतलब क्या, वो नंबर है ना, क्योंकि ये अभी रिएक्शन हमारा बैलेंस नहीं है और हमको इसको बैलेंस करना है। बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पर जो नंबर सेट करेंगे वही होगी इनकी वैल्यू। ठीक है, तो चलिए बैलेंस करिए। बैलेंस करने में पहले यहां से देखना शुरू करो, पहले से Zn इधर एक है, इधर भी Zn एक है। ओके, यहाँ नाइट्रोजन कितना है, ब्रैकेट लगा है और 2 यहाँ पर लगा है, मतलब NO3 का ये होल ट्वाइस है।
ठीक है, तो यहाँ पर 2 लगा है, इस 2 को हम अंदर भी सेट कर सकते हैं, ठीक है, तो ये 2 अंदर हो जाएगा, तो ये नाइट्रोजन कितने हो गए 2, ऑक्सीजन कितना है, इस 2 का मल्टीप्लाई 3 में होगा तो 3 2 जा 6, ऑक्सीजन हमारा यहाँ पर 6 है, नाइट्रोजन हमारे यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर 2 नाइट्रोजन, इधर देखो भाई क्या नाइट्रोजन 2 है, बिल्कुल भी नहीं, नाइट्रोजन 2 दिख रहा है क्या, नहीं, तो यहाँ पर 2 नाइट्रोजन नहीं है, तो बस जो आपके सामने दिख रहा है ना पहले उसको बैलेंस करना शुरू करो, ठीक है, तो यहाँ पर हमने कर दिया 2, यहाँ 2 करते ही हमारा नाइट्रोजन तो हो गया बैलेंस, देखो नाइट्रोजन हो गया हमारा बैलेंस, 2 नाइट्रोजन इधर और 2 नाइट्रोजन इधर, बैलेंस कर दिया हमने। अब देखो अब यहाँ पर ऑक्सीजन कितना हो गया, देखो 3 2 जा 6 ऑक्सीजन इधर है, अब इधर जरा देखो टोटल कितने ऑक्सीजन है, सारे ऑक्सीजन को कलेक्ट करना पड़ेगा आपको, 2 तो यहाँ है और ये कितने हो गए 4 हो गए, और ये एक देखो 2 2 जा 4 है ना, 4 ये हो गया, 4 और 2 कितने हो गए, ये 6 हो गए, 6 और ये 1 हो गया 7 है ना, अब इधर 7 और इधर 6, ऑक्सीजन का मामला गड़बड़ हो गया। अब हमारे को कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि ऑक्सीजन सेट हो, क्या करें क्या करें क्या करें, है ना, तो ऑक्सीजन को तो हमारे को सेट करना पड़ेगा, इसको हटाओ और बैलेंस करने की कोशिश करो। तो ऑक्सीजन अगर मैं यहाँ 2 करके देखूँ, तो अगर मैंने यहाँ 2 कर दिया तो अब मेरे पास टोटल कितने ऑक्सीजन हो जाएंगे, देखो 2 2 जा 4 है ना, 4 ऑक्सीजन यहाँ है, 2 ऑक्सीजन यहाँ है और ये आगे 2 लगा है ना, तो Zn भी 2 हो गया और ऑक्सीजन भी 2 हो गया, ठीक है, 2 यहाँ है, तो 4 2 6 2 8 ऑक्सीजन हो गए, लेकिन यहाँ पर Zn क्या हो गया, डबल हो गया। उसके लिए अगर मैं यहाँ पर 2 लगा दूँ, ठीक है, तो Zn यहाँ पर मेरे 2 हो गए, Zn तो 2 हो गया, लेकिन अब गड़बड़ ये हो गया कि जो आपने ये 2 दिया है वैल्यू, ये वैल्यू इनके लिए भी तो है ना, तो 2 नाइट्रोजन तो इधर से इसको मिल रहा है और 2 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो नाइट्रोजन कितने हो गए 4, नाइट्रोजन कितने हो गए 4, समझ में आ रहा है, ये देखो 2 आपने मल्टीप्लाई किया ना तो 2 Zn को भी मिल रहा है, 2 नाइट्रोजन को भी मिल रहा है। अब नाइट्रोजन कह रहा है कि मैं अकेला नहीं हूँ, मैं 2 नाइट्रोजन ऑलरेडी हूँ और 2 मुझे यहाँ से मिल रहा है, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4, मैं नाइट्रोजन कितना हो गया 4, ठीक है, तो अब जरा नाइट्रोजन को भी अपन 4 कर देते हैं, ये लो भाई है ना, नाइट्रोजन को हमने 4 कर दिया, नाइट्रोजन तो बैलेंस, Zn बैलेंस, नाइट्रोजन बैलेंस। अब देखना है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कहता है कि मैं यहाँ 3 पहले ही था, ठीक है, और तुमने मुझे 2 यहाँ से दे दिया, तो 3 2 जा 6 है ना, 6 तो मैं हो गया इधर से, अब 6 के बाद नीचे से भी मुझे 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो मैं कितना हो गया 6 2 जा 12, मैं 12 हूँ 12। अब तुम देख लो कि उधर 12 है कि नहीं, है ना, चलो देखते हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है 2 है, चलेगा। यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, देखो ये 4 और ये 2 मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 जा 8, यहाँ पर ऑक्सीजन हो गया 8 और यहाँ पर कितना है 2, तो 8 2 10 और 2 12 हो गया ना बैलेंस। आपको क्या करना है, सिर्फ एक शेड्यूल एक लाइन से चलते जाना है। मैंने बैलेंसिंग के बहुत सारे क्वेश्चंस कराए थे और बहुत सारा आपको प्रैक्टिस में भी दिया था, बहुत सारे क्वेश्चंस कराए थे, ठीक है, तो बस वहां से बैलेंसिंग आपसे इस तरीके से पूछेगा। यानी कि अब आप देखिए इसमें x की वैल्यू, यहाँ पर x था ना, x की वैल्यू आंसर क्या आया 2, y की वैल्यू यहाँ y था, y की वैल्यू आ जाएगी 2, ठीक है, और z की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर ये 4, ठीक है। इस तरीके से आपको आंसर में भी ऑप्शन भी दिया होगा, उस ऑप्शन के साथ आपको मैच कराना है, तो 2 2 4, ओके, ये हो जाएगा आंसर। अब क्वेश्चन नंबर इस तरीके से, ये तो सिर्फ एक है ना, बैलेंसिंग में बहुत सारे पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है आइडेंटिफाई है ना, इनिशियल सब्सटेंसेस रिमेन अनचेंज। ऐसा कोई मतलब ये आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें आप ये पहचानो कि जो इसका इनिशियल सब्सटेंसेस, जो प्रारंभिक इसका था, ठीक है, रिएक्टेंट, क्या वो चेंज इसमें हुआ या चेंज नहीं हुआ, ठीक है। यानी कि ये पूछ रहा है फिजिकल चेंज के बारे में, ओके। चेंज कह रहा है कि चेंज नहीं हो रहा है, चेंज नहीं हो रहा है। कौन है जो कि चेंज नहीं हो रहा है, बाकी सब चेंज हो रहा है, बाकी केमिकल चेंजेस दे रहे हैं, लेकिन एक है जो कि चेंज नहीं हो रहा है, जो फिजिकल चेंज दे रहा है, वो आपको इसमें पकड़ना है। अब देखो उसी बात को कहने का तरीका यहाँ पर चेंज कर दिया, ठीक है, कि इनिशियल मतलब प्रारंभिक सब्सटेंसेस अनचेंज्ड है, लास्ट में भी वो प्रारंभिक जैसा शुरू में था वैसे ही बाद में भी है, यानी कि ये क्या है फिजिकल चेंज, ओके। देखो डाइजेशन ऑफ फूड, खाना आपने शुरू में जैसा रखा था, जैसा खाया आपने, क्या डाइजेस्ट होने के बाद, पचने के बाद भी क्या वैसा ही रह जाएगा, बिल्कुल नहीं, है ना, वैसा नहीं रह जाएगा, यानी कि ये चेंज होगा, तो ये अनचेंज तो है नहीं, ये चेंज होगा,
ठीक है, मतलब ये हमारा ये हो गया केमिकल चेंज। केमिकल चेंज कह रहा है फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, ग्रेप्स का फर्मेंटेशन कर दीजिए और इससे बना दीजिए वाइन। ठीक है, तो ग्रेप्स का आपने फर्मेंटेशन करवा दिया, यानी कि पूरा अच्छी तरीके से उसको सड़ा दिया और उसी से बनता है शराब। ठीक है, वो आपने बना दिया, तो क्या अब वो ग्रेप्स रह गया है ना, या वो चेंज हो गया? तो हम कहेंगे भाई वो चेंज हो गया है ना, अब उसको वापस आप ग्रेप्स में नहीं ला सकते हैं, ये चेंज हो चुका है, नया कुछ बन चुका है, यानी कि ये भी क्या है, केमिकल चेंज है। आपको अनचेंज वाले को ढूंढना है। अब तीसरा देखो, क्रिस्टलाइजेशन, फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल, क्या इसमें कुछ चेंज हुआ है? जैसे क्रिस्टलाइजेशन का मतलब समझो आप, नमक है, नमक और पानी आपने लिया, ठीक है, और उसके बाद आपने क्या किया, नमक, उसमें नमक के क्रिस्टल्स हैं, पानी में पहले सॉल्युबल है, फिर धीरे धीरे वाटर को आपने धीमी आंच पर इवोपरेट कर दिया और सारा पानी आपने उसमें से निकाल दिया। अब वापस जो उसके नीचे बचा हुआ है वो क्या बचा है, नमक। पहले वो नमक था जब आपने उस पानी में घुला था, तब भी वो नमक के क्रिस्टल्स थे। अब जब पानी में घुलने के बाद वापस पानी को आपने हटा दिया तो भी जो बचा है वो भी क्या है, वो भी नमक ही है। दोनों नमक में आपको कोई चेंजेस दिखाई देगा क्या? नहीं, दोनों में कुछ भी चेंजेस हुआ है? नो, पहले भी वो NaCl था और बाद में भी वो क्या है, NaCl ही है। जो नमक आप खाते हैं और जो नमक समुद्र के पानी में घुला होता है, दोनों का फॉर्मूला एक ही है, NaCl, है ना, कोई चेंज उसमें नहीं हुआ। तो केवल यही है जहां पर कि फिजिकल चेंज, मतलब ये आंसर आपका हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, थर्ड वाला आपका करेक्ट आंसर है कि ये हमारा फिजिकल चेंज है, क्योंकि इसमें कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है, कोई भी न्यू सब्सटेंसेस नहीं बना है। नेक्स्ट दिया है कर्डिंग ऑफ मिल्क, मिल्क का, दूध का कर्ड बन जाना। अरे जब दूध जो है वो जब दही बन जाएगा तो क्या दूध से वापस दही से आप वापस दूध बना सकते हैं? नहीं, उसमें कुछ नया बन गया। नया बन गया मतलब क्या हुआ, ये एक केमिकल चेंजेस है। ठीक है, तो ये भी हमारे केमिकल चेंजेस है। आंसर जो पूछा था वो कह रहा था अनचेंज, तो अनचेंज वाला हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब इसमें एक ये ऐसा ही क्वेश्चन नहीं आएगा, है ना, ऑप्शन चेंज भी कर सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन दे सकते हैं कि टीयरिंग ऑफ पेपर, पेपर का फाड़ना, है ना, और ब्रेकिंग ऑफ ग्लास, ग्लास का टूटना। ठीक है, कौन सा इसमें से फिजिकल है, कौन सा केमिकल है, बताइए। ठीक है, या एप्पल है, एप्पल को हमने छोटे छोटे टुकड़े में काट दिया, ये क्या है? ठीक है, ये सब कुछ भी ऐसा पूछा जा सकता है। आलू को हमने काटा और काटने के बाद हमने थोड़ी देर तक रख दिया, अब बताइए, है ना, जब आपने आलू को काटा तब कौन सा चेंज था, और जब आपने आलू को थोड़ी देर के लिए रख दिया उसके ऊपर ब्लैक ब्लैक लेयर्स, ब्लैक उसके ऊपर एक लेयर बन गया, और तब वो उसके ऊपर ये कौन सा चेंजेस है? ठीक है, तो कैसे भी करके घुमा फिरा करके पूछा जा सकता है ना, लेकिन इसी टाइप्स के क्वेश्चंस रहेंगे। अब देखिए, अब हम आ जाते हैं असर्शन में। ठीक है, असर्शन में का मतलब क्या होता है, पहले ये समझ लो। असर्शन का मतलब होता है कि इसमें आपको क्वेश्चन दिया रहेगा और ये क्वेश्चन जो दिया रहेगा उसका आंसर भी खुद ही बताएगा। ठीक है, कि ये चीज़ बात मैं बोल रहा हूँ और इसका कारण ये है। ठीक है, तो अब आपको दोनों को सेट करना पड़ेगा कि जो वो बता रहे हैं, है ना, जो क्वेश्चन उन्होंने दिया और उसका जो आंसर, जो रीज़न बता रहे हैं, क्या वो रीज़न दोनों मैच कर रहा है। जैसे कुछ भी है ना, कि भाई ये ग्लास जो है वो मेरे से ही टूटा, है ना, मान लो ये क्वेश्चन था कि ये ग्लास, ये दे रहे हैं असर्शन। ठीक है, कि ये ग्लास जो है ये मेरे से ही टूटा। क्यों टूटा? क्योंकि मैं क्या कर रहा था कि मैं इसमें पानी पी रहा था और बस ग्लास टूट गया। तो भाई ये परफेक्ट नहीं हुआ, पानी पी रहे हैं ग्लास में तो ग्लास अचानक से अपने आप कैसे टूटेगा? तो जो क्वेश्चन है और जो उसका रीज़न बताया जा रहा है, क्या दोनों मैच कर रहा है ना। अब आपसे कहेंगे कि होमवर्क आपने किया क्या बेटा? मैम होमवर्क नहीं किया। क्यों नहीं होमवर्क किया? क्योंकि कुछ भी ऐसा आंसर दे रहे हैं जो कि बैठ नहीं रहा है, जम नहीं रहा है। क्योंकि मैं नहाया नहीं था इसलिए मैंने होमवर्क नहीं किया। तो भाई नहाने से होमवर्क का क्या रिलेशन है? ओके, तो बस इस तरीके से जो आंसर, कुछ आंसर सूट कर जाएंगे, रीजन और क्वेश्चन दोनों सूट करेगा तो आप कहेंगे करेक्ट है, और नहीं तो असर्शन जो है वो करेक्ट है, रीजन जो है वो रॉन्ग है, या असर्शन और रीजन दोनों ही रॉन्ग है ना। क्वेश्चन भी एकदम बेकार अटपटा सा पूछा जिसका कोई मतलब नहीं है, तो ये कहलाता है असर्शन। ठीक है, अब असर्शन में देखो दिया गया है पहला कि बैलेंस इक्वेशन, कि ये आपको एक इक्वेशन दिया गया है, क्या ये इक्वेशन बैलेंस है? पहले ये चीज, ठीक है। फिर उसका रीजन दिया गया है कि ये इक्वेशन हमने बैलेंस इसलिए किया है क्योंकि इस इक्वेशन में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो किया गया है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है कि इधर रिएक्टेंट है और इधर प्रोडक्ट है, दोनों को जब आप तौलेंगे, इधर रिएक्टेंट रखेंगे इधर प्रोडक्ट रखेंगे, तो इसको बैलेंस करना बहुत जरूरी है। आप दो, जैसे भी हमने इसको बैलेंस
किया, यहाँ कुछ नंबर बढ़ाओ, कुछ यहाँ नंबर बढ़ाओ, कुछ यहाँ बढ़ाओ, कुछ यहाँ बढ़ाओ, ऐसे ऐसे होते होते अब ये आ गया एकदम बैलेंस। ठीक है, तो बैलेंस हो जाएगा तब ये इस लॉ को फॉलो करेगा। कौन से लॉ को? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, की मास जो है वो कंजर्व रहता है, इसलिए ही हमको रिएक्शन को बैलेंस करना जरूरी होता है। ओके, कि जितना आपने रिएक्टेंट लिया था उतना ही प्रोडक्ट बना, है ना। चावल के जितने दाने आपने लिए थे, कुकर में डाले थे, बॉयल होने के बाद भी चावल के उतने ही दाने बन के तैयार हुए हैं। यहाँ पर चावल के जितने दाने थे उतने ही दाने तैयार हुए हैं। ऐसा नहीं कि आप 20 दाने आपने लिए थे और बनने के बाद ये जो है ये 5 दाने हो गए, या आपने 20 लिया था और बनने के बाद यहाँ पे 100 दाने हो गए, ऐसे कैसे हो सकता है ना। तो दोनों का मास कंजर्व रहता है, यानी कि सुरक्षित रहता है। तो यही बात यहाँ पे कह रहा है। अब एक बार देख लो कि ये बैलेंस है क्या। देखो Fe यहाँ पर कितना है 3, यहाँ पर Fe कितना है 3, बैलेंस है। यहाँ पर ऑक्सीजन को देखो, अरे सॉरी हाइड्रोजन को देखो, तो 4 यहाँ और 2 यहाँ, ठीक है, तो 4 2 जा 8। हाइड्रोजन कितने हो गए? इधर 8 हाइड्रोजन है, इधर टोटल देखो 4 2 जा 8 हाइड्रोजन, करेक्ट। अब यहाँ पे 4 जो आगे है वो केवल हाइड्रोजन के लिए तो है नहीं, ऑक्सीजन के लिए भी है, तो 4 ऑक्सीजन को मिल गया, तो कितने हो गए? 4 ऑक्सीजन, और इधर भी टोटल में यही ऑक्सीजन है और ये कितने हैं? 4 है, यानी कि ये रिएक्शन हमारा बैलेंस है। और जो इसका रीजन दिया जा रहा है कि ये फॉलो कर रहा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहा है, रीजन भी बिल्कुल सही है। ओके, क्योंकि रिएक्शन को बैलेंस हम इसीलिए करते हैं ताकि इस लॉ को फॉलो करें। तो दोनों ही बातें यहाँ पर सही थी, क्वेश्चन भी सही था, उसका रीजन भी सही था। ठीक है, तो यहाँ हम आंसर में लिखेंगे कि ए फॉर एसर्शन, ठीक है, एंड आर फॉर रीजन, बोथ आर करेक्ट, दोनों ही क्या है? सही है। ठीक है, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 34 में। कह रहा है कि Zn है ना, Zn है, CuSO4 है और उधर प्रोडक्ट बन रहा है हमारा ZnSO4 और प्लस Cu। ठीक है, कह रहा है इसमें कि Zn जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट है, इट सेल्फ गेट ऑक्सीडाइज, और ये खुद जो है ऑक्सीडाइज हो रहा है। ये है एक एजेंट जिसको हम कहेंगे रिड्यूसिंग एजेंट, और ये खुद क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज हो रहा है। ठीक है, ये बात ये बोल रहा है। अब रीजन दे रहा है बिकॉज Zn लॉसिंग इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि Zn जो होता है वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है? डोनेट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन देने की वजह से Zn क्या बन जा रहा है? Zn हो जा रहा है, Zn का हो रहा है ऑक्सीडेशन। देखो ऑक्सीडेशन के कई डेफिनेशन होते हैं, है ना। ऑक्सीडेशन का एक तो ऑक्सीजन को लेकर के डेफिनेशन होता है, दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इस तरीके से बहुत सारे डेफिनेशन होते हैं। उसमें लास्ट हमारा एक लास्ट से जस्ट बिफोर, मतलब 5वां डेफिनेशन मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रॉन्स को लेकर के, और 6वां डेफिनेशन बताया था मैंने आपको ऑक्सीडेशन नंबर को लेकर के। तो इलेक्ट्रॉन को लेकर के भी हमारा ऑक्सीडेशन का डेफिनेशन होता है। उसमें क्या होता है कि जो बंदा इलेक्ट्रॉन दे दे, है ना, इलेक्ट्रॉन का देना, डोनेट करना इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका खुद का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। ये लो इलेक्ट्रॉन खुद का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो खुद क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट होता है, क्योंकि वो बगल वाले का रिडक्शन करवा रहा है, क्लैपिंग कर रहा है ना, कि ये ले मैंने इलेक्ट्रॉन दिया, मेरा ऑक्सीडेशन हो गया, अब देख तेरा रिडक्शन होने वाला है। ठीक है, तो ये खुद क्या है? रिडक्शन को करवाने वाला है, क्लैप कर रहा है ना, कि रिड्यूसिंग एजेंट, मैं एजेंट हूँ, रिड्यूसिंग एजेंट, मैं ऑक्सीडेशन करूंगा और तुमको तुम्हारा रिडक्शन करवाऊंगा। ठीक है, तो ये खुद और क्या होगा? ये खुद ये रिड्यूसिंग एजेंट है। एजेंट कौन सा है? रिड्यूसिंग, क्योंकि इसकी वजह से उसका रिडक्शन हो रहा है, और ये खुद क्या कर रहा है? ऑक्सीडाइज हो रहा है इलेक्ट्रॉन दे करके। तो इलेक्ट्रॉन का डोनेट करना ये कहलाता ऑक्सीडेशन, और इलेक्ट्रॉन लेना ये कहलाता है रिडक्शन। ठीक है, यहाँ पर हम देखेंगे तो Zn जो होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन देता है ना। तो Zn ने 2 इलेक्ट्रॉन दिया, ओके, और तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ये दे रहा है, इस वजह से इलेक्ट्रॉन डोनर हो गया, ये देने वाला हो गया। इस वजह से ये एजेंट तो रिड्यूसिंग एजेंट है, लेकिन खुद इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन देना, इलेक्ट्रॉन डोनेट जो करता है, जैसे इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया, 2 इलेक्ट्रॉन ये दे देगा, तो इसके ऊपर आ जाएगा Zn++, है ना, ये पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा, और इसका क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। क्या हुआ है इसका? ऑक्सीडेशन। जो इलेक्ट्रॉन लेता है उसका होता है रिडक्शन, जैसे Cl है ना, इसने 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया तो ये बन गया Cl-, तो ये क्या हो गया? इसका हुआ रिडक्शन। अगर इसका रिडक्शन हुआ है तो सामने वाला का क्या होगा? ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो ये किस प्रकार का? सामने वाला का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा? ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। ओके, ये एजेंट वाला ना मैंने बहुत अच्छे से समझाया है बेटा जब कॉन्सेप्ट बता रही थी, लेकिन आप ध्यान से समझना, जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो खुद रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और जिसका खुद का रिडक्शन होता है वो खुद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। जस्ट उल्टा, एजेंट में उल्टा हो जाएगा।
तो यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला है। हम जानते हैं कि Zn के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज होता है, तो इलेक्ट्रॉन ये खुद इसका जब ऑक्सीडेशन हो रहा है तो एकदम पक्की बात है कि ये कौन सा एजेंट होगा, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो इसलिए ये Zn क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है, और ये ऑक्सीडेशन क्यों कर रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ये दे रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। तो दोनों ही बातें यहाँ पर क्या है, सही है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा कि असर्शन और हमारा रीजन बोथ आर करेक्ट। ठीक है, अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 35। एक बार मैं कैमरा चेक कर लूँ। अब हम आ जाते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में कह रहा है क्विकलाइम रिएक्ट्स, है ना, क्विकलाइम जो होता है बहुत ही विग्रसली विद H2O, रिएक्ट कर रहा है ना, H2O के साथ, रिलीज और लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। मतलब क्विकलाइम को, क्विकलाइम मतलब बिना बुझा हुआ चूना, जब उसको हम पानी में डाल रहे हैं तो एकदम बौखला के पानी के साथ रिएक्शन कर रहा है और जो है काफ़ी हीट निकाल रहा है, अपने गुस्से को शांत कर रहा है। बहुत गुस्से में था, पानी हमने उसके ऊपर डाला, ठंडे पानी में उसको डाल दिया कि अपना गुस्सा शांत करो, तो एकदम से अपना गुस्सा शांत कर रहा है। ठीक है, और है ना, अपना गुस्सा शांत कर रहा है और अपने हीट को बाहर निकाल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर यही कह रहा है कि बहुत लार्ज अमाउंट में हीट ये बाहर निकालता है क्विकलाइम को, जो पानी में डाला जाता है। ठीक है, क्विकलाइम मतलब क्या, बिना बुझा हुआ चूना पानी में डाल देंगे तो चूना बुझ गया, उसकी सारी गर्माहट, सारे उसका जो है गुस्सा शांत हो गया, सारा गुस्सा शांत हो गया और वो हो गया एकदम ठंडा। ठीक है, तो वो क्या हो गया, अब स्लैगलाइम में चेंज हो गया। अब उसको उठा करके दीवार पर व्हाइट वॉश कर दो, है ना, चूना लगा दो। ओके, तो कह रहा है बिकॉज इट इज एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो होते हैं जो कि रिएक्शन होने के बाद उनको हीट चाहिए नहीं, उनके पास ऑलरेडी हीट है ना, आप रिएक्शन करो तो हम अपना हीट निकाल देंगे, हम अपना हीट निकाल देंगे। ठीक है, तो ये इस प्रकार के हैं, मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन ये है। तो रीजन कह रहा है क्योंकि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इस वजह से ये हीट रिलीज करता है। तो ये और ये दोनों ही क्या है, इसमें भी करेक्ट है। ओके, इस तरीके से बच्चों पूछेगा, ये मैंने एक एग्जाम्पल दिया, इस तरीके से आपसे पूछेगा तो ये करना बहुत आसान होता है, केवल आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है कि दोनों ही चीज़ें दोनों मैच कर रही हैं या नहीं। नेक्स्ट देखो, कह रहा है फोटोसिंथेसिस इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो होगा उसके लिए, उस रिएक्शन को करने के लिए ये कहते हैं कि भाई हमारे बस की बात नहीं, हमारे पास पहले से कुछ नहीं है ना, जब आप हमारे को पैसे देंगे तब हम मार्केट से सामान लेके आएंगे। ठीक है, तो इनके पास खुद के पास पैसे नहीं है ना, मतलब इनके पास खुद के पास हीट नहीं है। ये कहते हैं आप हमको हीट देंगे तब हम रिएक्शन करेंगे और तब हम प्रोडक्ट बनाएंगे। ठीक है, तो इनको हीट देना पड़ेगा। जब आप इनको हीट देंगे तो जब हीट देंगे तो ये रिएक्शन क्या कहलाएगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन। जैसे दाल कहती है कि मुझे गैस पे चढ़ाओगे, हीट मिलेगा तब मैं पकूंगी। ठीक है, चाय कहता है कि मुझे हीट दोगे तब मैं पकूंगा। ठीक है, चाय जो है बिना हीट के नहीं पक सकता, उसके पास अपना खुद का हीट नहीं है। तो फोटोसिंथेसिस भी क्या होता है, बिल्कुल ऐसे ही होता है। तभी तो सनलाइट की एनर्जी, सनलाइट की हीट एनर्जी को लिया जाता है, एनर्जी दिया जाता है, तब जाकर के प्लांट्स खाना बनाते हैं। तो क्या ये बात सही है, बिल्कुल सही है। फोटोसिंथेसिस एंडोथर्मिक रिएक्शन सही है। इन दिस रिएक्शन एनर्जी गेट्स रिलीज। अच्छा देखो, अब यहाँ पर रीजन है ना, पहली वाली बात तो सही है कि फोटोसिंथेसिस एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, लेकिन इसका रीजन कह रहा है क्योंकि ये एनर्जी को रिलीज करेगा। अरे भाई रिलीज थोड़ी करेगा, वो तो उसको तो एनर्जी चाहिए ना। तो दूसरी वाली बात जो बोला जा रहा है कि इन दिस रिएक्शन एनर्जी गेट रिलीज्ड, एनर्जी रिलीज्ड होगा, ये वाली बात यहाँ पर हो गई गलत। तो क्वेश्चन तो सही था, लेकिन जो आपने इसका रीजन दिया है वो हो गया गलत। इस तरीके से हमारा आंसर क्या हो गया कि ए इज करेक्ट, है ना, असर्शन तो करेक्ट है बट आर इज इनकरेक्ट, लेकिन उसका जो आपने रीजन दिया वो इनकरेक्ट है। ठीक है, इस तरीके से आपको यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37 लास्ट, कह रहा है व्हेन CO2 गैस पास्ड इन लाइम वाटर। जब CO2 गैस को, ये CO2 गैस है, यहाँ लाइम वाटर हमने रखा, CO2 गैस को इस लाइम वाटर से हमने पास किया तो हम देख रहे हैं कि लाइम वाटर जो है वो मिल्की हो जाता है। ठीक है, तो उसके अंदर कुछ बनता है ना, तो व्हाइट एक PPT मतलब प्रेसिपिटेट, उसके अंदर एक व्हाइट प्रेसिपिटेट बन रहा है, का फॉर्मेशन हो रहा है, कुछ व्हाइट प्रेसिपिटेट बन रहा है जिसकी वजह से कि वो जो चूने का पानी है वो बिल्कुल दूध जैसा हो गया है ना, मिल्की हो गया है। ये बात क्वेश्चन में कह रहा है। आंसर कह रहा है बिकॉज फॉर्मेशन ऑफ द CaCO3, वो जो, क्योंकि उसके अंदर जो प्रेसिपिटेट बन रहा है एक्चुअल में वो कैल्शियम कार्बोनेट है, CaCO3 है, इसकी वजह से ही ऐसा हो रहा है कि वो CaCO3 जो है उसका कैरेक्टर है कि वो व्हाइट देगा। ठीक है, व्हाइट प्रेसिपिटेट है ना, तो वो जाके धीरे धीरे बैठ जाता है, प्रेसिपिटेट है, तो उसके बनने की वजह से जब CO2 आएगा, चूने के पानी के साथ रिएक्शन करेगा तो वो CaCO3 बनाएगा। CaCO3 पूरे पानी में मिक्सअप हो गया है
है और इस वजह से, लेकिन प्रेसिपिटेट है, बाद में वो नीचे उसमें सॉल्बल नहीं है और इसकी वजह से वो पूरा जो चूने का पानी है वो बिल्कुल दूध जैसा दिखाई दे रहा है इससे। तो ये कह रहा है कि ये रहा क्वेश्चन है ना, वो मिल्की हो गया, ये क्वेश्चन है और आंसर कर रहा है कि जो प्रेसिपिटेट बना है वो एक्चुअल में CaCO3 का प्रेसिपिटेट है। क्या ये दोनों बातें मैच कर रही हैं? तो पहली वाली बात बिल्कुल सही था कि ऐसा होता है और ये आपको एकदम याद रखना है कि CO2 लाइम वाटर को मिल्की कर देता है। दूसरा क्यों मिल्की करता है? CaCO3 के फॉर्मेशन की वजह से, है ना। तो दो इसमें क्या हो जाएगा, बोथ आर करेक्ट, है ना, A और R दोनों ही क्या है इसमें करेक्ट हैं। ओके, तो बच्चों इस तरीके से देखिए, मैं साइड हो जाती हूँ, आप देख लीजिए। इस तरीके से हमने ये सारे क्वेश्चंस कर लिए। मतलब हमारा जो चैप्टर 1 है उसमें टोटल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 37 मुझे मिला और मैंने इसका पूरा 37 यहाँ वहाँ से सर्च करके पूरा मैंने, मेरे पास जो भी बुक्स हैं सब में से निकाल करके ढूंढ करके मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सब 1 मार्क्स वाले ये क्वेश्चंस हैं। एसरेसन आपके ज़्यादा मार्क्स के आते हैं बट बाकी सारा ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। तो फिलहाल मैं केवल 1 मार्क्स के क्वेश्चन करा रही हूँ, क्योंकि बाकियों के लिए 2 मार्क्स 3 मार्क्स के लिए तो आपको पूरा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा जो मैंने आपको पढ़ा दिया है, ठीक है। तो ये हो गए हमारे 1 मार्क्स के क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 1 के क्वेश्चंस कंप्लीट, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डन हो गए हैं। अब हम मिलेंगे दूसरे चैप्टर में एसिड बेस एंड सॉल्ट, और टोटल मिलाकर के आप देखना 13 चैप्टर है ना हमारे पास। इस टोटल 13 चैप्टर में आप देखेंगे कि लगभग 400 क्वेश्चंस होंगे। इन 400 क्वेश्चंस का पूरा आप लिखते जाइए और इसको याद करते जाइए, 1 नंबर के सारे क्वेश्चंस आपके डन हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टडी करते रहिए। ओके, हैव अ नाइस डे।